हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन स्टडी करियर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लिटरेरी टर्म हेरेसी और पैराफ्रेज। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक टर्म हेरेसी हेरेसी और पैराफ्रेज। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो हेरेसी और पैराफ्रेज मीन्स कि हम पोएम को पैराफ्रेज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, कि एक पोएम पैराफ्रेज नहीं हो सकती है इस टर्म के हिसाब से। तो आइए हम बात कर लेते हैं हेरेसी और पैराफ्रेज की। तो जो टर्म थी, इसको कॉइन किया था एक अमेरिकन क्रिटिक क्लिंथ ब्रूक। क्लिंथ ब्रूक्स। तो जो क्लिंथ ब्रूक थे, उनका जो संबंध था वो था एक स्कूल से, और वो स्कूल था द न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म। अगर हम बात करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म की, देन इट वॉज अ मोमेंट इन लिटरेचर विच केम इन टू द एग्जिस्टेंस इन द अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी। जी हाँ, अर्ली इन द 20th सेंचुरी ये मोमेंट एग्जिस्टेंस में आया था। और जो इसके प्रोपाउंडर थे वो जॉन क्रो रैंसम थे। जॉन क्रो रैंसम ये भी एक अमेरिकन क्रिटिक थे जिन्होंने बुक लिखी थी द न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म और बुक पब्लिश हुई थी 1941 में। तो इस बुक में उन्होंने बात की थी कि हम एक पोएम की और पोइट्री की स्टडी किस तरह कर सकते हैं। एक पोइट्री का स्ट्रक्चर, एक पोइट्री का, एक पोएम का जो पैटर्न है, एक पोएम का जो स्ट्रक्चर है, एक पोएम का जो स्टाइल है, वो किस तरह का होना चाहिए। तो उन्होंने जो इस ऐसे में, इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ ऐसे, बात की थी क्लोज रीडिंग। जी हाँ, उन्होंने बात की थी क्लोज रीडिंग की। क्लोज रीडिंग ऑफ पोइट्री। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लिंथ ब्रूक को। ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन, क्योंकि जो जॉन क्रो रैंसम थे ये इनके टीचर थे। ही वॉज द टीचर ऑफ क्लिंथ ब्रूक। और जो इनके साथ कुछ अलग लोग थे, कुछ कोई अन्य लोग थे, जैसे एलन टेट थे, आर.पी. ब्लैकमर थे और क्लिंथ ब्रूक थे। इन तीनों चारों लोगों ने, इन तीनों चारों क्रिटिक ने क्या किया, इनकी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। जो न्यू क्रिटिसिज्म था, जो इनकी जो फिलॉसफी थी द क्लोज रीडिंग, उस पर इन्होंने आगे काम किया। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लिंथ ब्रूक की, जो कि एक अमेरिकन क्रिटिक है, जो मैंने पहले बताया है। तो उनका जन्म हुआ था 1906 में और जो उनकी डेथ हुई थी 1994 में। हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। और इन्होंने कई ऐसे लिखे, और इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे आज द वेल रोट अर्न। द वेल रोट अर्न। द वेल रोट अर्न जो पब्लिश हुआ था 1947 में। जी हाँ, 1947 में ऐसे पब्लिश हुआ था। और इस ऐसे को डिवाइड किया था 11 पार्ट्स में। जी हाँ, द ऐसे वॉज डिवाइड इनटू 11 चैप्टर्स। आप चैप्टर्स बोल सकते हैं और पार्ट बोल सकते हैं। और जिसका जो लास्ट चैप्टर था, 11वां चैप्टर था, उसका नाम था
हेरेसी और पैराफ्रेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो 11 चैप्टर था इसका नाम था हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, और जो रिमेनिंग 10 चैप्टर्स थे वो डील करते थे क्लोज रीडिंग से। क्लोज रीडिंग ऑफ लिटरेचर और पोइट्री। तो जो हेरेसी और पैराफ्रेज है, इसके माध्यम से जो क्लिंथ ब्रूक है वो बताना चाहते हैं कि एक पोएम को हम पैराफ्रेज नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पोएम है, मैंने कुछ एग्जांपल लिए, कुछ लाइनें ली पोएम की, मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं अभी ऐसे ही स्ट्रक्चर के माध्यम से बताऊंगा। अगर हमारे पास पोएम है तो पोएम को हम पैराफ्रेज नहीं कर सकते। जी हाँ, वी कांट पैराफ्रेज अ पोएम बिकॉज पैराफ्रेज का मतलब होता है जी हाँ, जो क्लिंथ ब्रूक है वो बताते हैं कि एक पोएम को हम पैराफ्रेज नहीं कर सकते हैं। हमें अब कुछ लाइन देख लेते हैं। पैराफ्रेज मीन्स टू से द सेम थिंग और कंटेंट इन अदर वर्ड, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पैराफ्रेज अ पोएम बिकॉज अ पोएम मीन्स मोर देन मेयरली व्हाट इट सेज। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो एक पोएम होती है वो अगर 4 लाइनें हैं तो 4 लाइनें भी बहुत कुछ बता देती है अपने आप में। तो पोएम को हम पैराफ्रेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग आगे से आगे मतलब इंटरकनेक्टेड हो जाता है। मीनिंग मतलब 4 लाइनों तक सीमित नहीं रहता। जैसे यहाँ पे 4 लाइनें हैं हमारे पास, मीनिंग सिर्फ इतना ही नहीं होगा जितना इसमें लिखा हुआ होगा या बताया हुआ होगा, मीनिंग इसके अलावा भी हो सकता है। तो आगे हम देख लेते थोड़ा इसके बारे में। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। गुड फैंसीज मेक गुड नेबर। जो ये स्टेटमेंट है, ये जो लाइनें है, ये मेनिंग बॉल जो पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फॉस्ट। रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। तो जो इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है, गुड फैंसीज मेक गुड नेबर। तो जो इस लाइन में है, जिसका जो कंटेंट है, जो उसका मीनिंग है, वो काफ़ी गहरा है। ये एक लाइन भी बहुत कुछ बता रही है अपने आप में, क्योंकि अ गुड फैंसीज मेक गुड नेबर का मतलब है कि हमारी रिश्तेदारी और हमारी दोस्ती तभी अच्छी हो सकती है अगर हमारे में डिस्टेंस है। अगर हम एक दूसरे से काफ़ी अलग है तो हमारी जो दोस्ती है, हमारी जो रिश्तेदारी है, हमारा जो एक दूसरे के संबंध है वो अच्छे रह सकते हैं। तो जो इस लाइन को उन्होंने बताया, रॉबर्ट फर्स्ट ने बताया मीनिंग वॉल में। और इस तरह का कुछ एग्जांपल हमारे पास और है यहाँ पे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई चीज़ हो हमारे पास जो ब्यूटी हो, दैट इज़ जॉय फॉर एवर। तो जो एक उन्होंने और लिखी है शॉर्ट पोएम बोल सकते हैं इसको, एंडीमियन पीबी शैली, सॉरी इसकी जॉन कीट्स की है, रिटन बाय जॉन कीट्स। तो इसमें उन्होंने एक ब्यूटी को बताया है कि कोई ब्यूटीफुल चीज़ होती है, दैट इज़ अ जॉय फॉर एवर। हमारे पास कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है। आर्ट है, तो आर्ट क्या होती है, आर्ट इज़ कंपोज बाय एन आर्टिस्ट। एक आर्ट को कौन कंपोज करता है, एक आर्टिस्ट करता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि एक आर्ट जो किसी के द्वारा कंपोज की गई है, आर्ट क्या है, आर्ट हमारे पास इमोर्टल है, परमानेंट है। और जो आर्टिस्ट है ये क्या है, ये टेम्परेरी है। आर्टिस्ट इज मॉर्टल। सेम केस विद द सॉन्ग संग बाय नाइटिंगेल। तो जो हमारे पास जो सॉन्ग है, जो जिसको किसने गाया है, एक नाइटिंगेल ने गाया है, वो भी इसी तरह है जिस तरह आर्ट और आर्टिस्ट है। क्योंकि एक सॉन्ग संग बाय नाइटिंगेल, एक सॉन्ग इमोर्टल होता है, क्योंकि कोई चिड़िया के द्वारा, कोई किसी भी चिड़िया के द्वारा सॉन्ग गाया गया सॉन्ग हम उसको रियलाइज़ कर सकते हैं कई पीढ़ियों तक, कई ज़माने तक,
जो इसकी एक आर्ट है एक नाइटिंगेल की, वो क्या है, वो इमोर्टल है। और जो खुद एक जिसने उस आर्ट को क्रिएट किया था वो क्या है, वो मॉर्टल है, वो टेम्परेरी है। तो इसमें बताने का मतलब ये है, जो हेर्सियो पैराफ्रेज था उसमें मतलब ये बताया गया है कि जो कोई पोएम होती है, अगर हमारे पास 4 लाइनें हैं 5 लाइनें हैं तो उसको हम पैराफ्रेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैराफ्रेज से क्या होगा, पैराफ्रेज करने से हम जो हमारे पास पोएम दी होगी या कंटेंट कुछ होगा उसको हम पैराफ्रेज करेंगे, उसको हम बदलेंगे, जो उसका जो बॉडी होगी कंटेंट तो सेम रहेगा, उसके हम वर्ड को थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। लेकिन इसके हिसाब से क्या है, जो क्लिंथ ब्रूक जी बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पोएम को हम पैराफ्रेज नहीं कर सकते, क्योंकि पोएम की 2-3 लाइनें, एक लाइनें भी अपने आप में बहुत कुछ बता देती है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हेरेसी और पैराफ्रेज, जिसको क्लिंथ ब्रूक ने कॉइन किया था अपने एक ऐसे में बेल रोट अन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1947। और जो ऐसे था वो 11 चैप्टर में डिवाइड था, 11 पार्ट में डिवाइड था, और उसके जो 10 चैप्टर थे वो रिलेटेड थे क्लोज रीडिंग से, और जो लास्ट का जो चैप्टर था वो था रिलेटेड हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, जिसमें उन्होंने इस टर्म की बात की है, इस टर्म को डिफाइन किया है, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल के साथ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।